हेलो बच्चों, वेलकम टू इग्नाइट क्लास। कौन सा चैप्टर चल रहा था? आप सभी को याद है, लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन के ऑलरेडी 4 वीडियो आपको प्रोवाइड किए जा सके हैं। 43 क्वेश्चन जो है यहाँ पे हमने आपको करा दिया। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर को मतलब आप लोग हल्के में मत लीजिएगा। ये चैप्टर जो है पूरे फिजिक्स की बेस होता है। चाहे जो भी चैप्टर आप पढ़ेंगे, चाहे जो भी चैप्टर आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, चाहे जिस लेवल पे जाएंगे, अगर लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन लॉ के आप जो है कि एप्लीकेशन, न्यूटन लॉ का यूज करना, न्यूटन लॉ पे आधारित क्वेश्चन करना, ये अगर आप नहीं सीखेंगे तो आपकी फिजिक्स वीक ही मानी जाएगी और वीक ही रहेगी। आप क्वेश्चन अरेंज करने में आपको दिक्कत होगी। आपको हो सके आपको मैग्नेटिक अच्छा समझ में आ जाए, हो सके आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक अच्छा समझ में आ जाए, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक के क्वेश्चन करने के लिए आपको लॉ ऑफ मोशन आना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक समझ में आना अलग चीज है, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करना अलग चीज है। जब तक लॉ ऑफ मोशन नहीं आएगा, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक के न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर सकते। तो इस चैप्टर को आप हल्के में मत लीजिए। इस चैप्टर को बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही इंपॉर्टेंट समझ के पढ़ाई कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ मोशन 43 क्वेश्चन ऑलरेडी आई हैव डिस्कस इन इग्नाइट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। क्वेश्चन है अ कॉक ऑफ मास 10 ग्राम। कॉक है जिसका मास दिया है m, 10 ग्राम दिया है। कितना दिया है? 10 ग्राम। इज फ्लोटिंग, इस वर्ड का मतलब समझिएगा, ऑन वाटर द नेट फोर्स। सर, जब कोई बॉडी वाटर के ऊपर, जब कोई बॉडी, मान लो ये एक बॉडी है, ये वाटर के ऊपर फ्लोट कर रही है। क्या कर रही है? फ्लोट कर रही है, फ्लोटिंग कर रही है। क्या कर रही है? फ्लोटिंग कर रही है। क्या कर रही है? फ्लोटिंग कर रही है। तो इस पे जो लगने वाला फोर्स है वो mg डाउनवर्ड होगा, mg डाउनवर्ड होगा, और बायोवेंसी फोर्स अपवर्ड होगा। Fb बायोवेंसी फोर्स, Fb को क्या कहते हैं? बायोवेंसी फोर्स अपवर्ड होगा। और नेट फोर्स सिग्मा, अगर ये फ्लोट कर रहा है तो फ्लोट का कंडीशन ही है, यही है कि सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0। अगर ये नहीं होगा तो कोई भी बॉडी फ्लोट नहीं कर सकती, कोई भी बॉडी फ्लोट नहीं कर सकती। तो फ्लोटिंग होने के लिए इसका 0 होना जरूरी है। तो नेट फोर्स क्या होगा? 0। कि एफ बी माइनस एफ जी, यानी कि एफ जी, ये एफ जी है, इज इक्वल टू क्या होगा? 0। तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा? 0। आंसर इसका डी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 न्यूटन एक्टिंग ऑन द बॉडी मास 1 kg, देन द एक्सेलरेशन। सर, फोर्स दिया है, मान लो एक बॉडी है, ये क्या है? एक बॉडी है, और ये सरफेस पे रखी हुई है, जिसका मास की वैल्यू दिया है 1 kg। कितना दिया है? 1 kg। और इस पे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का। F की वैल्यू कितना है? 10 न्यूटन। ओके, देन द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन बॉडी। आप अगर, और ये मूव करने लग रही है, क्या कर रही है? मूव कर ले रही है। फ्रिक्शन की बात नहीं है तो फ्रिक्शन हम नहीं एज्यूम करेंगे। तो ये मूव कर रही है, तो एक्सेलरेशन आपको बताना है। ओके, तो आपको पता है न्यूटन सेकंड लॉ से, किससे? न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि F इज इक्वल टू क्या? ma। F इज इक्वल टू ma। ये इतना छोटा सा इक्वेशन है, ये इक्वेशन बहुत छोटी है। F इज इक्वल टू ma बहुत सिंपल लगता है बच्चों को, लेकिन इसका यूज कहाँ, ये यूज होगा कैसे, ये यूज होगा कब, ये सूडो की तरह बिहेव करेगा, कब ये रियल की तरह बिहेव करेगा, ये समझना बहुत जरूरी होता है।
ठीक है। अब यहाँ F इजकल टू एम ए, तो A इजकल टू क्या हो जाएगा, F बाई एम। A इजकल टू F बाई एम। तो यहाँ A की वैल्यू क्या आएगी, F 10 न्यूटन अपॉन में M की वैल्यू है 1, तो A इजकल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A इजकल टू आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। आंसर कर लीजिए आप लोग। हाँ, इसका एक्सेलरेशन की और फोर्स की डायमेंशन भी आप लोग, जिसको याद नहीं होगा वो जरूर लिखिएगा। क्या डायमेंशन, किसका किसका डायमेंशन लिखना है आपको अपनी कॉपी में। अगर याद है तो लिखने की जरूरत नहीं है, अगर याद नहीं है तो लिखने की जरूरत है। किसका, एक्सेलरेशन का एंड फोर्स का, ये याद लिखना है अपनी नोट्स में। अगर याद है तो अच्छी बात है, मत लिखिएगा। अगर याद नहीं तो अपने काम के प्रति खुद ईमानदार बनिए, खुद ईमानदार बनिए। जो भी यहाँ क्वांटिटी आती है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आती है जिसका डायमेंशन, जिसकी यूनिट आपको नहीं पता, वो अपनी कॉपी में जरूर ऐड करेंगे, क्योंकि ये यूनिट एंड मेजरमेंट का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लोग फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the component of the contact force parallel to surface in contact is known as the component of contact force। सब समझो ये एक बॉडी है, इस पे फोर्स लग रहा है, इस पे फोर्स लग रहा है। कितने टाइप से फोर्स लग सकते हैं सर, एक डाउनवर्ड लगता है, ये mg है, और एक लगेगा लिमिटिंग फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन। एक है नॉर्मल फोर्स। सर नॉर्मल फोर्स तो ऊपर की तरफ लगता है, ऊपर की तरफ मत नहीं लगता है। ये जो सरफेस है, ये कांटेक्ट सरफेस, ये जो कांटेक्ट सरफेस है, आप समझिए, ये जो कांटेक्ट सरफेस है, इस पे 90 डिग्री के एंगल पे लगेगा, ये होता है नॉर्मल फोर्स। अगर सरफेस ऐसी है और बॉडी यहाँ रखी गई है, बॉडी ऐसे, तो यहाँ कांटेक्ट ऐसे है, तो नॉर्मल फोर्स ऐसे आएगा, इस पे 90 डिग्री होगा, इस पे 90 डिग्री होगा। समझ में आई बात, ये आपका नॉर्मल फोर्स है, ये आपका नॉर्मल फोर्स है। तो नॉर्मल फोर्स हमेशा ऊपर या नीचे नहीं होता, नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। तो सर पैरेलल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पैरेलल टू सरफेस। सर एक और फोर्स आता है फ्रिक्शन, एक और फोर्स आता है फ्रिक्शन, जो सरफेस के पैरेलल लगता है। सिर्फ फ्रिक्शन ऑलवेज वर्क एज द पैरेलल फोर्स, ठीक है, हमेशा वो पैरेलल लगेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी। आंसर क्या आ जाएगा, सी। समझ में आई बात। नॉर्मल फोर्स हमेशा कांटेक्ट सरफेस के नॉर्मल लगेगा, फ्रिक्शन हमेशा कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। A block of mass m is placed on the smooth inclined plane, okay, inclined theta with the horizontal. The force exerted of inclined plane on the block has magnitude। सर एक ये प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन, इसका एंगल दिया है थीटा, इस पे एक ब्लॉक रखी गई है, क्या रखी गई है, ब्लॉक। ब्लॉक of mass m is placed on smooth inclined surface, और ये सरफेस स्मूथ है, यानी कि नो फ्रिक्शन। स्मूथ का मतलब है नो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन आपको एज्यूम नहीं करना है, ओके। प्लेन, द इंक्लाइनेशन थीटा है विद द हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और इसके साथ थीटा, ओके। द फोर्स एक्सर्ट बाय द inclined plane on the block has a magnitude। सर इसका जो mg होगा वो डाउनवर्ड होगा, mg होगा वो डाउनवर्ड होगा, और इसकी जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो कुछ ऐसी होगी, इस सरफेस के नॉर्मल, यानी कि यहाँ
तो ये वाला और ये वाला, ये क्या होगा, ये होगा mg cos थीटा, ये होगा mg cos थीटा, क्योंकि ये थीटा है जब, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। समझिए, ये थीटा सेम होंगे, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये वाली लाइन पे परपेंडिकुलर है, और ये वाली लाइन इस वाली लाइन पे परपेंडिकुलर है, यानी कि दो लाइनों के बीच का जो एंगल होगा, उनके परपेंडिकुलरों के बीच के भी एंगल जो है वो सेम होते हैं। दो लाइन है, दो लाइन है, उनके बीच का एंगल मान लो थीटा है, अगर दोनों का परपेंडिकुलर खींचा जाए, एक का परपेंडिकुलर, दो का परपेंडिकुलर, अब वो दोनों कहीं जाके परपेंडिकुलर जाके एक दूसरे से मीट करेंगे, तो वो भी आपस में थीटा एंगल पे ही मीट करेंगे। कहाँ में मीट करेंगे, थीटा एंगल पे ही मीट करेंगे। तो क्या पूछ रहा, फोर्स एक्सर्टेड बाय इंक्लाइन, सर ये वाला एन की वैल्यू पूछ रहा है, तो एन इजकल टू क्या आएगा, एन इजकल टू आएगा mg cos थीटा, mg cos थीटा, फटाफट लगाएंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। A high speed friction, high speed friction, high speed एट हाई स्पीड फ्रिक्शन, हाई स्पीड, जब स्पीड ज्यादा होगी तो फ्रिक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, बिकम जीरो। देखो मान लो, समझो बात को, यहाँ बॉडी रेस्ट में है, बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, तो यहाँ फ्रिक्शन है, तो इस केस में फ्रिक्शन जो होगा, इस केस में ये फ्रिक्शन है ये मैक्सिमम होता है, कब, जब स्टैटिक कंडीशन हो, जब स्टैटिक कंडीशन हो, जैसे जैसे वेलोसिटी ज्यादा होगी वैसे वैसे फ्रिक्शन कम हो जाएगा, जैसे जैसे वेलोसिटी ज्यादा, एट हाई स्पीड, हाई स्पीड फ्रिक्शन क्या होता है, डिक्रीज करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, याद रखेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, याद रखेंगे। Momentum conservation in a collision between the particle can be, momentum conservation understood from, सर मोमेंटम का कंजर्वेशन कोलिजन के अंदर कैसे समझा जा सकता है, कैसे समझा जा सकता है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं, न्यूटन फर्स्ट लॉ नहीं, न्यूटन सेकेंड लॉ हाँ ओनली नहीं, न्यूटन सेकेंड और थर्ड दोनों का यूज होगा, न्यूटन सेकेंड और थर्ड दोनों के द्वारा, तो बोथ न्यूटन सेकेंड एंड थर्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। When an external force is not applied to the system, its total moment, when a external force is not applied a system, किसी बॉडी पर अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न हो, तो वो अगर रेस्ट में है यानी कि उसका मोमेंटम जीरो है तो जीरो ही बना रहेगा, अगर वो मूव कर रहा है यानी कि उसका मोमेंटम p इक्वल टू क्या है, mv है, कुछ है, और जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तब तक उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। आपने ये पढ़ा है ना न्यूटन फर्स्ट लॉ में, न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स न लग जाए तब तक बॉडी जिस पोजीशन में है, जिस स्थिति में है वो स्थिति बनाए रखेगी, अगर वो मोशन में है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तो वो उस वेलोसिटी के साथ मोशन में रहेगी, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में बनी रहेगी, ठीक है, तो क्या बनेगा इसका आंसर, रिमेन कांस्टेंट, क्या बनेगा, रिमेन कांस्टेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जितने हैं ये आपके लाइफ में यूज होंगे, ठीक है, आपके आने वाले एग्जाम, आपके आने वाले कैरियर, जो भी अगर जहां भी साइंस होगा
वहां इसका इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से तैयारी करें अपने एग्जाम की। जो भी आपको दिक्कत आ रही है फिजिक्स सब्जेक्ट में, जिस चैप्टर से भी, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं लॉ ऑफ मोशन पढ़ा रहा हूं तो लॉ ऑफ मोशन के ही कमेंट आपको करने हैं। आप किसी भी चैप्टर के कमेंट, किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन मुझे सेंड कर सकते हैं। किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन मुझे सेंड आप कर सकते हैं। ठीक है, आपको इग्नाइट क्लासेस के नंबर पे सेंड करना है, वहां से आप नंबर निकाल लीजिए और वहां से आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। आइए नेक्स्ट चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन, a force of the 10 Newton act on the body of mass 20 kg for a 10 second, change in momentum पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? फोर्स इज इक्वल टू होता है, फोर्स इज इक्वल टू बच्चा होता है चेंज, क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम चेंज। सर कह रहा कि अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट ऑन द बॉडी ऑफ द मास 20 kg फॉर अ 10 सेकेंड। तो चेंज इन मोमेंटम पूछा है, चेंज इन मोमेंटम आपसे पूछ रहा है। तो फोर्स है, टाइम है, तो चेंज इन मोमेंटम निकाल लीजिए आप लोग। क्या आएगा? चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा? चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू, इसको डेल्टा पी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या होगा? फोर्स इनटू में टाइम। तो डेल पी इज इक्वल टू एफ इंटू में टी। ये याद रखेंगे, ये याद रखेंगे। तो सर वैल्यू कितना है? 10 न्यूटन है 10 सेकेंड के लिए, तो ये हो जाएगा 10 इंटू में 10, कितना आ जाएगा? 100। या न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड यानी कि केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। देखिए न्यूटन सेकेंड है, पी आया क्या? डेल्टा पी 100 न्यूटन सेकेंड। क्या आया? न्यूटन सेकेंड। न्यूटन को अगर किलो केजी में बदल कन्वर्ट करेंगे, न्यूटन को अगर मैं केजी में, किस में, केजी में कन्वर्ट करूं तो क्या आएगा? न्यूटन आता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू में ये वाला सेकेंड, तो ये सेकेंड से ये सेकेंड कट जाएगा, क्या बचेगा? केजी मीटर पर सेकेंड। ये आएगा डेल पी इज इक्वल टू 100 केजी मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका बन जाएगा फाइनल सॉल्यूशन। अब आपको मोमेंटम का डायमेंशन भी अपनी नोट्स में ऐड करना है, इससे आप डायमेंशन निकालिए। देखिए m का होगा, kg का होगा m, मीटर का होगा l, और s का होगा t। ठीक है, तीनों एक बार, लेकिन t के साथ क्या आएगा? माइनस। क्यों? क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। आंसर आ गया आपका बी। फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला यूज फॉर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के लिए फॉर्मूला। सर न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ इज इक्वल टू क्या? एम ए। एफ इज इक्वल टू एम ए, ये है न्यूटन सेकेंड लॉ का फॉर्मूला। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वॉल्यूम नहीं, एफ इज इक्वल टू एम ए। क्या? एफ इज इक्वल टू एम ए। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अभी मैंने कराया, अभी मैंने कराया। क्या आया था? लीनियर मोमेंटम
डेल्टा पी चेंज ऑफ मोमेंटम और मोमेंटम एक ही बात है। तो पी का अभी मैंने कराया, क्या कराया, केजी मीटर पर सेकेंड। तो केजी का आ गया एम, कैपिटल एम, इसका एल और इसका टी वन। लेकिन ये क्या है डिनोमिनेटर में, तो क्या आ जाएगा -1। आंसर क्या आ जाएगा बी। आंसर क्या आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टोन मास 1 kg इज, कुछ यहाँ मिस्टेक है, 1 kg lying on the floor of the train which is accelerate is 1 meter per second. The net force acting on the stone. Net force acting on the stone. Mass 1 kg. For return with rotation. एक मिनट मैं इस क्वेश्चन को देख लेता हूँ, कुछ सिली मिस्टेक है। स्टोन ऑफ है वो, ऑफ मास 1 kg लाइंग ऑन द, ऑफ है वो, ठीक है। स्टोन मास ऑफ 1 kg lying on the ऑफ आएगा, ठीक है, क्या आएगा ऑफ आएगा। स्टोन ऑफ है ये, ऑफ मास 1 kg लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ ट्रेन। एक ट्रेन है, ये समझ लो ट्रेन है, इसके फ्लोर पे 1 kg 1 ग्राम का या 1 kg का मास, इसका क्या है 1 kg। 1 kg ट्रेन का नहीं, स्टोन का। ट्रेन भाई साहब 1 kg कैसे हो सकती है, समझ में आई बात। एक्सेलरेटिंग, अब ट्रेन का एक्सेलरेशन दिया है कितना 1 मीटर, दिया है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, पूछा क्या है नेट फोर्स ऑन द एक्टिंग ऑन स्टोन। तो सर जब ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है तो ट्रेन की सरफेस पर बैठा हुआ स्टोन भी तो एक्सेलरेट कर रहा है, तो इसका भी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन, एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन भी कितना हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। तो नेट फोर्स इजकल टू क्या, एफ इजकल टू एम ए, लगा लीजिए। तो क्या आएगा वैल्यू, एफ की वैल्यू हैगी, मास कितना दिया है 1 एंड 1, तो एफ इजकल टू 1 न्यूटन। ये आ जाएगा बी, 43 का आंसर आ जाएगा, 53 का बी, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इम्पल्स इज प्रोडक्ट ऑफ, इम्पल्स कई बार बता चुका हूं, इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, क्या चेंज इन मोमेंटम को ही क्या कहते हैं इम्पल्स कहते हैं। और इसकी वैल्यू क्या आती है, अगर फोर्स के टर्म में लिखें तो लिखते हैं फोर्स इनटू में टाइम, फोर्स इनटू में टाइम ही क्या है इम्पल्स है। तो ये क्या आएगा फोर्स एंड टाइम। क्या मोमेंटम एंड टाइम आएगा, नहीं, सिर्फ मोमेंटम चेंज होता तो ये ऑप्शन हो सकता था, फोर्स एंड एक्सेलरेशन नहीं, मोमेंटम एंड फोर्स नहीं, फोर्स टाइम आएगा या तो चेंज ऑफ मोमेंटम आएगा। तो ये 54 का आंसर आ जाएगा आपका ए। A force of friction depend upon the, a force of friction, friction force किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सरफेस, सही बात है, मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट, सही बात है, नेचर ऑफ सरफेस और मटेरियल ऑफ सरफेस ये दोनों पे डिपेंड करता है फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू। ये क्या है, ये है सर फ्रिक्शन कोफिशिएंट, ये है फ्रिक्शन कोफिशिएंट। आंसर क्या आ जाएगा सी। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जरूर करके जाएं, ठीक है, जरूर करके जाएं। 55 हो गया, 56, 56 आपका होमवर्क क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन है। वीडियो को बहुत लेंदी करने की ज़रूरत नहीं है, हम थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन करेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम और भी क्वेश्चन करेंगे, ऐसा नहीं है कि यहीं पे ये चैप्टर खत्म किया जाएगा ना। अभी एक वीडियो
से 2 वीडियो और आएंगे इस चैप्टर के, ठीक है, डिपेंड अपॉन द, ठीक है। तो आप इस चैप्टर को जितना अच्छे से, जितना ज्यादा अच्छे से हो सके उतना ज्यादा अच्छे से आप तैयारी करें, ठीक है। जो भी आपको प्रॉब्लम आए, जो भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आए, जो क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही है, उस टॉपिक को आप लोग अपनी नोट से पढ़िए। अगर वो नहीं समझ में आ रहा है, वो नहीं समझ में आ रहा है टॉपिक, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, मैं वो टॉपिक को आपके लिए वीडियो बना दूंगा। लेकिन कमेंट आना चाहिए। जब तक मुझे नहीं पता चलेगा कि बच्चों की दिक्कत है कि नहीं है, तब तक मैं क्या करूंगा बना के, क्योंकि ये एग्जाम टाइम है ना, एग्जाम टाइम है ना। और भी आप जैसे बच्चों के पास ज़्यादा काम होते हैं, ज़्यादा तैयारी करना है, उसी तरह टीचर के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाना, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, वर्कलोड बढ़ जाता है। 12th का एग्ज़ाम है, 11th का एग्ज़ाम है, दोनों एग्ज़ाम एकदम पास आ गए हैं, बहुत ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, खासकर 12th के बोर्ड के बच्चों के लिए, ठीक है। तो आप लोग आई होप एंजॉय कर रहे हैं तैयारी को, अपने पढ़ाई को, अपने पढ़ाई बेटा देखो वर्क ना समझो, आप अपने एजुकेशन को वर्क ना समझो, एजुकेशन को आप अपना फैशन समझो। ये मत कहा करो, या ये नहीं फील होना चाहिए कि 4 घंटा पढ़ लिया यार, बहुत पढ़ लिया। बेटा दिन भर पढ़ो, मतलब जब भी आपको टाइम मिले तब पढ़ो। मान लीजिए आप खेलने जा रहे हैं तो खेल के आए फिर पढ़ रहे हैं, मतलब कुछ भी काम कीजिए, वो आपका काम है, पढ़ना आपकी लाइफ है। जिस दिन ये गोल बन जाएगा ना, उस दिन लाइफ में सक्सेस होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो वैल्यूएबल पर्सन बनिए, ठीक है। और अवध ओझा की तरह राजा ओझा बनने की जरूरत नहीं है, उनकी बकैती के चक्कर में बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है कि कट्टा लेके चलेंगे राजा बन जाएंगे, वो सब के चक्कर में नहीं है, ठीक है। अगर एजुकेशन आपके पास रहेगा तो आप राजा नहीं किंग मेकर बनेंगे। राजा से भी बड़ा होता है किंग मेकर, जो जिसको चाहे जब चाहे तब गद्दी पे बैठा सकता है, ठीक है। पावर ऑफ किंग मेकर बनिए, ठीक है। जब आप पढ़े लिखे वोटर होंगे, समझदार वोटर होंगे, तो आप जो है ये जो फालतू के नेता हैं, फालतू के वादे हैं, 1,000 रुपया दे दो, 2,000 रुपया दे दूंगा, ऐसा करा दूंगा, उन सब चक्करों में नहीं पड़ेंगे। तो इसीलिए अगर आपके समाज को, हमारे समाज को बढ़ने की ज़रूरत है, क्या बढ़ने की, आगे ग्रोथ की ज़रूरत है और अच्छे मार्गदर्शन की ज़रूरत है, तो एजुकेशन सिस्टम को और बेहतरीन से बेहतरीन करने की ज़रूरत, ठीक है। अपने आप को और ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेटेड, अपने समाज को एजुकेटेड, आप जब भी खाली हों, ठीक है, बोर्ड का एग्जाम दे लीजिए, उसके बाद जब भी आप खाली हों, अपने आसपास जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं या उनके पास कोचिंग जाने का पैसे नहीं है, छोटे छोटे बच्चे, आप गांव जाइए, अपने उनको टाइम मिले, 10 दिन का आपके पास टाइम है, 10 दिन पढ़ाइए उनको, 4 दिन का टाइम हो 4 दिन पढ़ाइए, आपको बहुत बढ़िया रिलैक्स मिलेगा। और जो जो बच्चे ऐसा करते हैं कि जैसे ही टाइम मिलता है तो गांव के जो छोटे बच्चे हैं, ठीक है, जो पढ़ने जाते हैं या नहीं भी जाते हैं, उनको बैठा के कुछ ना कुछ पढ़ाते हैं, कुछ ना कुछ सिखाते हैं, ठीक है, उनको जरूर आप सिखाएं, ठीक। अगर जो लोग ऐसा करते हैं वो कमेंट में जरूर जो है ये कहेंगे कि हाँ सर मैं ये करता हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ एजुकेशन को प्रमोट करो, जितना ज़्यादा एजुकेशन प्रमोट होगा, फालतू की रील, फालतू के वीडियो, फालतू के वल्गर कमेंट जो है, वल्गर मैसेजिंग या वल्गर वीडियो देखने से अच्छा है एजुकेशन को प्रमोट करो। लाइफ आपकी, पंक्चुअलिटी आपकी ही आपको जो है बेहतर इंसान बनाएगी, ठीक है। अब बेहतर इंसान हो जाएंगे तो पैसा आपके पीछे आएगा। तो प्लीज़ एजुकेशन को प्रमोट कीजिए, जितना हो सके उतना हो, अच्छे से पढ़िए, लोगों को पढ़ाइए, एजुकेशन को एक्सप्लोर कीजिए। थैंक यू, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। एंड हाँ, कोई भी बच्चे को अगर, ठीक है, आपके दोस्त, आपके साथी जो रांची आके पढ़ना चाहते हैं, उन्हें, ठीक है, इग्नाइट क्लासेस में वेलकम कराइए, ठीक है, उन्हें भेजिए। अविनाश कॉम्प्लेक्स प्लाजा चौक के पास, लालपुर के पास ये कोचिंग है, तो प्लीज़ आप आके विजिट करें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।